मानवी एक बहुत ही मेहनती लड़की थी जिसका हमेशा से ही एक सपना था, वो था मिस इंडिया बनना। वो अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसके परिवार में उसके पिता राम सिंह और माँ देवकी सिंह थे। गांव की पुरानी सोच होने की वजह से मानवी अपना सपना पूरा करने के लिए गांव छोड़कर अकेले मुंबई आ जाती है, जहां वो सबसे पहले एक पिज्जा हट में नौकरी करती है। ऐसे ही एक दिन पिज्जा हट में जब वो बर्तन साफ कर रही होती है, तब गलती से उससे एक प्लेट टूट जाती है और उसका मालिक बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से से उससे कहता है, अरे हाथों में जान नहीं है क्या तुम्हारे? सॉरी सर, मेरे हाथों से गलती से फिसल गया। तो अब मेरा भी हाथ फिसलेगा सैलरी देते टाइम। एक प्लेट तोड़ने पर 500 रुपए काट लूंगा और आज के बाद यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, प्लीज सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे जॉब से मत निकालिए प्लीज। ये तो गलती करने से पहले सोचना था ना। मानवी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अब ना तो उसके पास घर होता है और ना ही कोई नौकरी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। वो दिन भर काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती रहती है और रात को थक हार कर सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही सो जाती। वक्त ऐसे ही बीतता है और एक दिन मानवी को कॉल सेंटर में जॉब मिल जाता है। वो पूरी मेहनत से वहाँ पर काम किया करती और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात एक विनीत नाम के लड़के से होती है, जो कि उसी कॉल सेंटर में काम किया करता था। विनीत को मानवी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं और एक साथ काम करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है। मानवी और विनीत आए दिन एक दूसरे से मिलते। ऐसे ही एक दिन विनीत एक होटल में मानवी को ले जाता है और उससे कहता है, यार मैं तुमसे कितना बात करूं, कितना भी मिलूं, तब भी मेरा दिल करता है कि और मिलूं और बात करूं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता विनीत। वैसे तुम्हारे साथ नहीं होता ऐसा? होता है, लेकिन मैं यहाँ अपने सपने लेकर आई हूँ, इसीलिए मेरा सारा ध्यान बस उन पर ही लगा रहता है। कैसा सपना? मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ये सुनकर हंसी नहीं आई कि मुझ जैसी लड़की जो एक छोटे से गांव से आई है, वो मिस इंडिया बनना चाहती है? लोगों की पहचान उनके रंग से नहीं बल्कि उनके काम से होती है। और जब तुम मिस इंडिया बन जाओगी ना, तब लोग तुम्हें रंग से नहीं बल्कि तुम्हारे काम और नाम से जानेंगे। और तुम्हारी लगन देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम जरूर बनोगी मिस इंडिया एक दिन। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही समय बाद मानवी अपने माता पिता को मुंबई बुला लेती है। यहाँ उसके पिता ऑटो चलाने का काम शुरू करते हैं और कुछ समय यूं ही बीत जाता है। मानवी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपना एडमिशन मुंबई के एक कॉलेज में करवा लेती है और ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में कुछ लोग मानवी से बात करते हैं और कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मानवी है। तू आई कौन से शहर से है और तेरे पापा के काम करे हैं? मैं यूपी से हूँ और मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर की बेटी है तू? हाँ, और मैं यहाँ अपना सपना लेकर आई हूँ। सपना? कैसा सपना? यही कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ। मिस इंडिया? वो भी तू? शक्ल देखिए तना अपनी, मिस इंडिया बनेगी मैडम। वक्त बीतता रहता है। मानवी अपने काम के साथ साथ अपने मॉडलिंग की भी तैयारी करती रहती। वो दिन रात मेहनत किया करती। ऐसे ही समय बीतता है और मानवी का मिस इंडिया कंपटीशन के लिए सिलेक्शन हो जाता है। वो वहाँ ऑडिशन देने जाती है तो उसे पहले ही राउंड में रैंप वॉक करना होता है और उसको ठीक से रैंप वॉक ना करने की वजह से वो पहले ही राउंड में रिजेक्ट कर दी जाती है और उससे ये कहा जाता है कि ना तो उसका चेहरा अच्छा है और ना ही उसे इंग्लिश आती है। वो निराश होकर वापस अपने घर लौटती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और हर बार मानवी के हाथों हार ही लगती। इन सब के बावजूद भी
मानवी ने कभी हार नहीं मानी और अपने आप को और बेहतर बनाने में जुट गई। वो घंटों इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस किया करती। उसने ऑनलाइन ब्यूटी क्लासेस भी ज्वाइन की। साथ ही अपने आप को उसने पूरी तरह से बदल लिया और हाई फाई मॉडर्न गर्ल बन गई। और चौथी बार जब वो फिर से मिस इंडिया कंपटीशन के लिए ऑडिशन देती है तो इस बार उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और सारे राउंड करके वो फिनाले राउंड तक पहुंच जाती है, जहां जजेस उससे कुछ सवाल पूछते हैं। मिस मानवी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आई थी। मेरे फादर एक ऑटो ड्राइवर हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और आज यहाँ तक पहुँचने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स का है। मिस इंडिया का क्राउन आपके लिए क्या मायने रखता है? मिस इंडिया का क्राउन मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैंने छोटी सी उम्र में ही अपना गांव छोड़ा और मुंबई आई। यहाँ आकर मेहनत की, जॉब की, दिन रात एक किया, लोगों के जूठे बर्तन साफ किए, जिल्लत सही, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस क्राउन को पाने के लिए। तो बताइए, आपको कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस सफर को तय करने के लिए? लोग हमेशा ही मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि मेरा कलर इतना फेयर नहीं था, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। सब कहते थे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ जाकर कोई अपने लायक काम ढूंढो। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी थी क्योंकि मुझे क्या करना है क्या नहीं ये डिसीजन सिर्फ मेरा होगा, लोगों का नहीं। अगर आप ये क्राउन नहीं जीतती हैं तब आप क्या करेंगी? सो सिंपल, मैं और मेहनत करूंगी और फिर दोबारा से आऊंगी, लेकिन मिस इंडिया का क्राउन मैं जीत कर ही रहूंगी। ऐसे ही सभी जजेस मानवी की कहानी सुनकर और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होकर उसे मिस इंडिया का खिताब दे दिया जाता है। मानवी की कहानी बाकी लोगों को भी बहुत ही प्रोत्साहन देती है और अपना सपना पूरा होने की खुशी में मानवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं और उसे लेने खुद अपने ऑटो से उसके कंपटीशन में आते हैं, जहां मानवी अपने पेरेंट्स का साथ देते हुए उसी ऑटो में बैठकर अपने घर लौट जाती है। और कुछ ही दिनों बाद उसके पेरेंट्स की रजामंदी से वो अपने बॉयफ्रेंड विनीत से शादी कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये ऑटो वाली की तरक्की? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसके अंदर भी इसी तरीके का जुनून हो कुछ हासिल कर बैठने का? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राधा की अपनी बहू को लेकर बहुत सपने थे। उसने सोचा था वो अपनी बहू के साथ अलग अलग जगह घूमने जाएगी, उसके साथ शॉपिंग करेगी, रात को खाने के बाद टहला करेगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब एक सुबह उसका बेटा पंकज, एक पैर वाली लड़की जिसने खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लिया हुआ था, उसके साथ अपने घर आया और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी इससे। ये रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली? वो भी एक पैर वाली लड़की से? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? मेरी बहू को लेकर मैंने हजारों सपने सजाए थे जिसको तूने पल भर में तोड़ दिया। कैसा बेटा है तू? 4 दिन के प्यार के चलते अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, सिचुएशन ऐसी हो गई। वो मेरी पंकज जी, मैं बात करती हूँ। माँ जी, मानती हूँ मेरी इस हालत को देखकर आपको लग रहा हो कि आपके बेटे ने किससे शादी कर ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस कमी को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने दूंगी। चुप, एकदम चुप। जो खुद की जिम्मेदारी अपने 2 पैरों पर नहीं उठा सकती, वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। और पंकज, तू आखिर क्या सोचकर तूने इस एक पैर वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? माँ अभी आप गुस्सा हैं, इसीलिए रिया की कमी के आगे आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया से बेहतर कोई और लड़की इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। अरे इस एक पैर के सहारे जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ है, वो मेरे लिए क्या करेगी? तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे घर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू भी नहीं मान सकती। राधा इतना बोलकर चली जाती है
तो वहीं ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर पंकज उससे कहता है, तुम रो मत रिया, देखना माँ को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमको जरूर अपनाएंगी। नहीं पंकज जी, माँ जी को कभी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद से माँ जी को मनाने की कोशिश करूँगी। रिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था। बावजूद इसके पंकज ने उससे शादी की और उसे अपने घर लाया, लेकिन उसकी सास के ना स्वीकारने के कारण रिया का दिल दुखता है। अगले दिन सुबह के समय रिया बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। इतने में हॉल में बैठी राधा के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो उससे कहती है, क्या बात है राधा बहन, घर में छुपी बैठी हो, पार्टी वार्टी देने से बचना चाहती हो क्या? किस बात की पार्टी माया बहन? अरे बहू लाई है घर में और बोलती है किस बात की पार्टी। अरे पूरा मोहल्ला जानता है और पूरे मोहल्ले ने देखा है कि कल तेरा बेटा एक लड़की के साथ आया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरा बेटा ऐसे छुपकर शादी करके क्यों आया? लड़की को भगा कर लाया है क्या? भगा कर? अरे वो भागने लायक ही कहाँ है। मेरे बेटे ने मेरे सपनों को चकनाचूर करके जिस लड़की से शादी की है वो एक पैर वाली है, दूसरा पैर है ही नहीं उसका, तो कहाँ से भागेगी? बैसाखी के सहारे तो खुद चलने वाली भाग सकती है क्या? क्या एक पैर वाली बहू? माया के इतना बोलते ही रिया वहाँ बैसाखी के सहारे उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। रिया की आंखों में अपनी सास की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से माया से कहती है, नमस्ते आंटी जी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तू आराम करती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तू इतनी मुश्किल से चाय लेकर आई है। क्यों माया, दया आ रही है इस पर? अरे शायद मेरे बेटे ने भी दया करके ही इससे शादी करी, वरना उसकी मति नहीं मारी थी जो एक पैर वाली लड़की को अपनी पत्नी और मेरी बहू बनाता। अरे राधा बहन, कोई बात नहीं, बहू तो बहू है और वो अपनी कमी को भुलाते हुए भी देखो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है। अब स्वीकार भी कर लो उसे। कभी नहीं। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरकर चली जाती है। अपनी सास के गुस्से के चलते रिया मन ही मन सोचती है कि वो आखिर अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई और काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करके वो कपड़े धोकर छत पर डालने जाती है, लेकिन वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ती है कि बैसाखी के फिसलने के कारण रिया भी उसी के साथ नीचे आ गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर राधा और पंकज बाहर आते हैं और रिया को गिरा हुआ देखकर पंकज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, रिया, ये क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? माँ, मेरी मदद करो, रिया को उठाओ। कुछ नहीं हुआ पंकज जी, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं हो तुम। माँ, मेरी मदद करो ना। देखो ना, रिया के सर से खून निकल रहा है, हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी मर्जी पूछकर तूने इस एक पैर वाली अपाहिज से शादी की थी, नहीं ना? तो अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुझे? अरे अगर आज इसके दोनों पैर ठीक होते तो क्या गिरती है? माँ! पंकज जी, माँ को कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ, बस सर में छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पंकज खुद ही किसी तरह रिया को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कुछ देर में डॉक्टर आकर रिया की मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद पंकज रिया का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठा होता है और कहता है, रिया, आज तो माँ ने हद कर दी। इतनी भी क्या नफरत कि अपनी बहू को दर्द में देखकर भी वो मदद ना करे। हद है। कोई नहीं पंकज जी, वो माँ है, उनको अपने बेटे की बिना बताई शादी करने का दुख है, ऊपर से ऐसी लड़की से शादी जिसका एक पैर ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण तो वही है ना। मुझे याद है 2 महीने पहले पंकज अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार ड्राइव करके किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आता है, जिस पर पंकज जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहता है, माँ, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे में फोन करता हूँ। पंकज इतना बोलकर फोन काट देता है, लेकिन राधा ऐसे पंकज के फोन काटने पर कहती है, कैसा बेटा है, माँ की बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। कोई नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठा नहीं लेता। इतना बोलकर राधा बार बार पंकज को फोन मिलाने लगती है। ये देखकर उसके साइड में बैठी रिया कहती है, माँ को कोई जरूरी काम होगा, उठा लो फोन, क्या मैं उठाऊं? नहीं, माँ को मैंने भी बताया नहीं है हमारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनकर भड़क जाएंगी, लेकिन पता नहीं इनसे वेट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ साइड में गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। पंकज इतना बोलकर ड्राइव करते हुए ही फोन उठाने लगता है, लेकिन फोन उठाते हुए उसका ध्यान सामने से हट जाता है और अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी से
उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में पंकज और रिया की जान तो नहीं जाती, लेकिन रिया को अपने एक पैर से हाथ धोना पड़ता है। अगर उस दिन माँ बार बार फोन नहीं करती तो फोन उठाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। माँ को तो ये तक नहीं पता कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ते तक मेरा फोन बंद था और जब ऑन हुआ तो माँ ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस ये पूछा फोन क्यों नहीं किया। कोई नहीं पंकज जी, उस एक्सीडेंट में हम बच गए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैंने फोन ना उठाना चाहा होता तो तुम्हारे दोनों पैर ठीक होते, माँ भी तुमको अपना लेती, लेकिन अब ना वो तुमको अपना रही हैं, ऊपर से दूसरों के आगे भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया का एक पैर पंकज की लापरवाही से गया। ये बात उसके कमरे के बाहर खड़ी राधा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपने किए पर पछतावा तो हुआ ही, साथ ही वो एक माँ होने के फर्ज को भी अच्छे से नहीं निभा पाई। उसे इसका दुख भी हुआ। ये सुनकर वो अपने कमरे में जाती है और खुद को बंद करते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इतने दिन गायब होने पर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। अगर उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और बहू, उसको मैंने कितना सुनाया, उसके खुद के पैरों पर ना खड़े होने का कितना मजाक बनाया, जबकि उसके पैर तो मेरे ही कारण गए। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, बिना ये बताए कि मुझे ये सच्चाई पता है, वरना मेरे बच्चे मेरे बदले हुए स्वभाव को मेरी दया समझेंगे। राधा बिना ये जताए कि उसे अब सच्चाई पता है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव दिखाती है। रिया की सीढ़ियों से गिरने के बाद से वो उसके लिए खाना और पानी सब कमरे में ही लाने लगी थी। उसके ठीक होने के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लगती, जिसके कारण रिया को भी खुशी हुई कि धीरे धीरे ही सही उसकी सास ने उसे अपना तो लिया। जिसके बाद राधा अपनी एक पैर वाली बहू के साथ ही अपने इधर उधर घूमने वाले सपने को पूरा करती है।